तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदीप के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th की मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जो ये चैप्टर है ये इसलिए खास है क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक 4 नंबर का प्रश्न पक्का होता है और अगर लॉन्ग प्रश्न आ जाए तो अलग ही बात है। तो इसलिए इस चैप्टर का एक एक प्रश्न करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि अगर इस चैप्टर को करना है तो पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो यह चैप्टर करना बेकार है, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। इस चैप्टर में फॉर्मूलों को रटना नहीं है, उनको समझना है। और अगर आपने उनको समझा नहीं तो फिर समझ लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, आप प्रश्नों को गलत करके ही आओगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से ये बताइएगा, क्या आप सभी को आवाज आ रही है और क्या आप सुन पा रहे हो? सारे के सारे बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही होगी, आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो चलिए अपनी प्यारी सी क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर का आपके सामने कॉन्सेप्ट रखेंगे, अर्थात फॉर्मूला रखेंगे। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ आप लोगों को प्रश्न कराएंगे, जैसे कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे, और भी है, सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं कि भैया हमें क्या क्या पढ़ना है। राइट, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है घन के बारे में, हमें पढ़ना है घनाभ के बारे में। तो सबसे पहले एक नंबर चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है घन, और घन को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं क्यूब। क्यूब के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है घनाभ के बारे में, और घनाभ को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं क्यूबॉइड, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हम लोगों को चैप्टर में चीज पढ़नी है मेरे प्यारे बच्चों, जो 3D शेप, वो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों बेलन। और बेलन को अंग्रेजी भाषा में सिलेंडर कहते हैं। ये वो बेलन नहीं है जिससे आपकी मम्मी रोटी बेलती है या आपको मारती है, ये वो बेलन नहीं है, ये दूसरा बेलन है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है शंकु, वही जैसे बर्थडे वाली कैप होती है, और उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कोन। फिर उसके बाद पांचवा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों गोला, और गोला को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर। और फिर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब गोले का आधा हिस्सा। अर्धगोले को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हेमीस्फेयर, यानी आधा गोला। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या? हेमीस्फेयर। ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है। एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज वगैरह आ रही है? एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। और मैंने अभी भी नहीं देखा कि कितने सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। 2000 बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सब लोग पूरा क्लास देख करके जाएंगे, ऐसा मुझसे वादा करें कि सर पूरा क्लास देख करके ही जाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे घन के बारे में, है ना? पहले समझेंगे घन के बारे में। अच्छा, घन कैसे चित्र बनाया जाएगा घन का? देखो ध्यान से, ऐसे इस तरीके से होता है घन का चित्र, और इसमें सारी भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसमें सारी भुजाएं जो होती है बच्चों वो आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। ऐसे बनता है घन का चित्र। जिस तरीके से मैं बना रहा हूं ऐसे बनाना है आपको। ध्यान से देखना, हर चीज डिस्कस करेंगे। ये क्या है? घन। घन मतलब जैसे आप इस चित्र को, इसको देखो, ये जो मेरे हाथ में है, ये जो मेरे हाथ में ये क्या है? ये है एक प्रकार का घन। और अगर इस घन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 6 चेहरे हैं। एक, इसके पीछे है दूसरा, फिर इसके आगे है तीसरा, ये है चौथा, ये पांचवा और ये छठा, यानी टोटल इसके 6 फेस हैं। तो इसमें भी टोटल 6 फेस ही होंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रत्येक जो भुजा है जिसको हम लोग हिंदी भाषा में
भुजा कह देते हैं, लेकिन भुजा ना कह के इसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर। तो इसकी जितनी भी भुजाएं देख रहे हो सब आपस में बराबर मानी जाएंगी। ए है, ये भी ए है, और ये वाली तीसरी वाली भी ए है, ये भी ए है, ये है ए, सारी की सारी क्या है? ए होती है। अब मेन चीज आती है कि भैया आखिर हमें घन के बारे में क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा घन के बारे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझने की कोशिश करिएगा। घन के टोटल 6 चेहरे हैं। अगर इसको देखें तो ये भी ए है, ये देखें तो ये भी ए है, ये देखें तो ये भी ए है, और ये भी ए है। यानी अगर मैं इस आगे वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? कितना होगा? ए स्क्वायर। और इस तरीके से अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, टोटल कितने हो गए? 4, यानी 4 ए स्क्वायर। इसीलिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 ए स्क्वायर। परंतु जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम ऊपर का भी जोड़ देंगे और हम नीचे का भी जोड़ देंगे। तो ऊपर का भी ए स्क्वायर, नीचे का भी ए स्क्वायर, यानी 2 बार ए स्क्वायर और जुड़ेगा। तो ये आएगा हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ गया हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने आप सभी को बताया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a स्क्वायर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप यहां तक आराम से समझ में इतनी बात आ रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर आता है हमारे पास क्या? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन अंग्रेजी भाषा में इसको वॉल्यूम बोलते हैं। ये होता है कोर गुणे कोर गुणे कोर, यानी कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी ए गुणे ए गुणे ए, 3 बार लिखेंगे और ये 3 बार लिखने का मतलब ये आ गया ए क्यूब। आयतन यानी ये पदार्थ कितनी जगह घेरता है उसको आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारा घन का फॉर्मूला जो हम लोगों को तैयार करना है। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 नंबर का, घन के कोरों की लंबाई। अब ये सर कोर क्या होता है? कोर क्या होता है? कोर का मतलब बेटा एज। एज का मतलब सर क्या होता है? ये बताएंगे क्या प्लीज? एज का मतलब देखो, ये एक एज दिख रही है आपको, ये एक एज, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। अरे इतनी कहां से याद करेंगे सर? ऐसे बताओ ना, 1 2 3 4, पीछे भी 4, 1 2 3 4 पीछे भी, फिर 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल जो हमारे पास स्कोर मिलेंगी, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 4 पीछे भी हो गई, 8 9 10 11 12 हो गई, 12 मिल गई टोटल, यानी टोटल मिल रही हमारे पास 12 कोर। तो 12 कोर और एक कोर की लंबाई है ए, इसका मतलब 12 ए। सो आई होप यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरी चीज आपको बताते हैं। जितने भी आप लोग क्षेत्रफल निकालोगे, जितने भी आप लोग क्षेत्रफल निकालोगे, जितने भी आप सभी लोग क्षेत्रफल निकालोगे, उनका जो आंसर आप लिखोगे वो आप लिखोगे वर्ग मात्रक। क्या लिखोगे? वर्ग मात्रक। जैसे मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ऐसे करके काम चला सकते हो। फिर जितने भी आप आयतन निकालोगे, या सेंटीमीटर की जगह पे मैं मात्रक लिख देता हूं, क्योंकि अगर मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर लगा दोगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दोगे, और अगर मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर का स्क्वायर लगा दोगे। और जितने भी आयतन आप निकालोगे, जितने भी आप आयतन निकालोगे, उनके लिए आप लिखोगे घन मात्रक। क्या लिखोगे बेटा? उनके लिए आप लिखोगे घन मात्रक। और घन मात्रक या फिर मात्रक के ऊपर 3 घात, मात्रक के ऊपर 3 घात। सर क्यों ऐसा करते हैं सर? ये तो बताओ ना सर कि आखिर क्यों ऐसा करते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं कि देखो ध्यान से, अगर ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को कितनी बार गुणा किया? 3 बार ना, इसलिए सेंटीमीटर की घात 3। और अगर मीटर है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आप पता है ना 6 का तो कोई मात्रक नहीं, इसका एक का मीटर, दूसरे का भी मीटर, 2 बार है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर।
इसी तरीके से इसमें भी मीटर स्क्वायर, परंतु ये तो लंबाई है, तो ये तो मीटर में निकलेगी, या तो सेंटीमीटर में निकलेगी, या तो मिलीमीटर में निकलेगी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा और कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो हमने घन देख लिया। अब घन के बाद फिर हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास घनाभ। दूसरा टॉपिक क्या होगा बेटा? घनाभ पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? घनाभ के बारे में। और घनाभ को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है क्यूबॉइड। घनाभ को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है क्यूबॉइड। और ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें, रटे नहीं, आप इसको समझें। इमेजिन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारे पास तिजोरी आई है, हमारी टीम से आई है, हमारी कंपनी से आई है हमारे पास, और मान लीजिए कि ये क्या है? एक प्रकार का घनाभ है। कैसे पता सर कि ये आपके पास घनाभ है? क्योंकि देखो, पहली बात तो ये हमें दिख रहा है ऐसा एक बॉक्स जैसा। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो ध्यान से, ये इसकी मैं लंबाई मान लूं, इसको मैं अगर इसकी चौड़ाई मान लूं, मैं इसको इसकी लंबाई मान लूं, इसको इसकी चौड़ाई मान लूं, और इसको इसकी ऊंचाई मान लूं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों की लंबाइयों में, तीनों की लंबाइयों में अंतर है। अगर तीनों की लंबाइयां आपस में बराबर हो जाएं, तीनों बराबर हो जाएं, तो उसे हम घनाभ बोलेंगे। और अगर तीनों की लंबाइयां बराबर नहीं हुई तो उसे हम घन बोलेंगे। ये गिफ्ट हमारी कंपनी, हमारा सपोर्ट, हमारी टीम जिसका आप ऐप यूज करते हो वहां से आया है मेरे प्यारे बच्चों। और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा खजाना भेजा है, और इस खजाने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी टीम का शुक्रिया, और हमारे सारे जो भी टीम मेट हैं उनका भी भाई शुक्रिया। ठीक है, चलो, तो इसी बहाने भाई हमने सोचा कि थोड़ा सा अदा कर दिया जाए, है ना। घनाभ देखो, घनाभ का चित्र कैसे बनेगा? घनाभ का चित्र ऐसे बनेगा भैया। घनाभ का चित्र कैसे बनेगा? ऐसे, इस तरीके से। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या? घनाभ। अब यहां पे आप ध्यान से देखो तो एक पॉइंट पकड़ के चलते हैं। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसको हम इसकी ऊंचाई या गहराई कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ऊंचाई या गहराई मान सकते हैं। समझ गए? आगे चलूं तो अब सबसे पहले आएगा इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, या शॉर्ट में लिखेंगे वक्रपृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? अरे भाई तिजोरी कहां चली गई? देखो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो ऊपर वाले का, तो क्या आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। और अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों को ये बात सीखने को मिल गई कि सर जी, अगर ये सामने दिख रहा है और सर इसकी लंबाई L है और सर इसकी लंबाई B है, तो सर लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे, सर LB, यानी कि ये इसका क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। बोलो, क्लियर हो गई इतनी सी बात? इसी तरीके से अगर यहां देखें तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इसका भी क्षेत्रफल LB आएगा। इसी तरीके से अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है मेरा बेटा? ये इसकी h है, और ये इसकी क्या है? ये इसकी लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? LH आएगा। LH आएगा। इसके पीछे भी क्या आएगा? LH आएगा। अगर ये देखो ध्यान से, ये इसका B है और ये इसका H है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? BH आएगा। इसका भी क्षेत्रफल कितना आएगा? BH आएगा। यानी 2 बार LB ऊपर, एक बार LB ऊपर, एक बार LB नीचे, यानी 2 बार LB हो गया, 2 बार BH हो गया, और 2 बार HL हो गया। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ध्यान से देखो क्या होगा। ध्यान से देखना मेरे मुन्ना, ध्यान से। इसका क्षेत्रफल LB जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा, फिर उसके बाद जो ये आपको रेड कलर का दिख रहा है इसका BH, और जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है इसका LH। हो गया कि नहीं? देखो ध्यान से, क्या समझा रहा हूं मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल होगा LB, है ना, इसका क्षेत्रफल होगा BH, इसका क्षेत्रफल होगा BH, और इसका क्षेत्रफल होगा LH। और ये LH 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 2 बार होगा ना, आगे पीछे सब। तो ऊपर का नीचे का हटा दो, ऊपर का नीचे का हटा दो, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और सबका निकालो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये सब चीजें
अगर मैं चाहूं ना तो डायरेक्ट बता दूं, परंतु जब आप पेपर में प्रश्न करोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं समझ में आएगा? आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम LB को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार है, 2 बार BH भी लिखेंगे और 2 बार HL भी लिखेंगे, और हम इसमें से कॉमन भी ले लेंगे। और क्या कॉमन मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को क्या कॉमन मिलेगा? हम लोगों को 2 कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा? हम लोगों को 2 कॉमन मिलेगा। और फिर उसके बाद LB, फिर उसके बाद BH और फिर उसके बाद HL, ये मिलेगा। आ गई बात समझे? अगर इसी का मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, अगर इसी का मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, यानी कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? ये LB हटा देंगे। ये LB नहीं रहेगा तो फिर सर क्या रहेगा? LB नहीं रहेगा तो फिर रहेगा 2BH और प्लस 2HL, ये रहेगा। और इसमें से हम 2 को ले लेंगे कॉमन, और देखो सर H भी मिल रहा है कॉमन, अंदर रह जाएगा B प्लस L। आप इसको ऐसे लिख करके ना लिखें, आप इसको 2 ऐसे लिखें, L पहले लिख दें और B बाद में लिख दें और H पीछे लिख दें। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। बोलो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला समझ में आया? एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी सेंड कर दो। एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी सेंड करोगे? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला फॉर्मूला, जो कि है क्या? घनाभ का आयतन। नोट कर लेना ये सब। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, यानी कि आप इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखोगे। ये आ गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। आराम से इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। आगे चलें क्या? अब घन और घनाभ देख लिया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। घन और घनाभ को देखने के बाद अब बारी आती है किसकी? अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है बेटा उसकी जो पढ़ाई ना करने पे मम्मी द्वारा आपको पढ़ता है, अर्थात बेलन। और बेलन को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है सिलेंडर। अरे सर ये कैसा होता है सर? सर सिलेंडर कैसे होता है सर? अरे भैया ये देखो, ये क्या है? ये है सिलेंडर, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये है आपका सिलेंडर। इस सिलेंडर को कैसे बनाते हैं भैया? ये पूरा का पूरा आपका एक इस तरीके का होता है भैया बेलन, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। जिसको मैं छू पा रहा हूं ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसके ऊपर का क्षेत्रफल, ये की बात इसकी बात करूं तो ये इसका आधार का क्षेत्रफल है, और ये इसका आधार का क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, तो ये आधार ही तो हुआ ना। इसको ऐसा रखा जा सकता है तो आधार भी हुआ। यानी कि अगर आपको बेलन बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप चित्र बेलन का ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे बेलन का चित्र, ऐसे ऐसे। और इसमें ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये बेलन की क्या हो गई? ऊंचाई, ये जिसको आप H से लिखते हो। और उसके बाद ये आपको जो यहां दिख रहा है ये क्या है? त्रिज्या। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? तो ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों क्या? त्रिज्या, जिसको हम R से लिखते हैं। और बेटा ऊपर भी तो होगी त्रिज्या, जिसको हम R से लिखेंगे। आगे बात में बेलन का जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं, और इसको जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ जरा ध्यान से कि आगे वाला हिस्सा कैसा है? कमेंट करके फटाफट से बताओ ये आगे वाला हिस्सा कैसा है? अरे सर ये तो वृत्त जैसा दिख रहा है सर। अगर ये वृत्त जैसा दिख रहा है इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये हुआ इसका बेलन का आधार। ये क्या हुआ? बेलन का आधार हुआ। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल तो वृत्ताकार होता है आधार, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया।
ठीक है। और ये भी क्या दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा, ये भी तो आधार ही दिख रहा सर, ये भी तो आधार ही दिख रहा ना, तो ये भी, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। अब दूसरी चीज, दूसरा जो क्षेत्रफल आता है वो आता है हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम शॉर्ट में प्यार से वक्रपृष्ठ बोल देते हैं। सर इसका कैसे ज्ञात करें सर, सर इसका कैसे ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक बेलन है, और इस बेलन के ऊपर मैं इस कवर को चढ़ा रहा हूं, और ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा कवर इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है। आप देखो, ये पूरा ऐसे चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया कवर पूरा का पूरा, और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई, और ये इसकी क्या हो गई, ये जो दिख रही है ये इसकी परिधि हो गई। ध्यान से समझना मेरे लाल, ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई, और मैं इसको अभी ऐसे खोल दे रहा हूं। और अब मुझे बताओ, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो सामने दिखाई दे रहा। अरे सर ये तो एक आयत दिख रहा, सर ये तो एक आयत दिख रहा, सर इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, और सर ये जो दिख रहा है ना, ये तो परिधि होती है, यानी जो सामने ये दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये तो परिधि थी, तो इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई और आर। क्या होगा, 2 पाई और आर। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, यानी इसका होगा 2 पाई आर, और इसका क्या होगा भाई, इसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर, और इसकी लंबाई कितनी है h। तो सर दोनों को गुणा कर दो, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी कि अगर मुझे ज्ञात करना हो बेलन का वक्रपृष्ठ, तो मैं इस बेलन की परिधि को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दूंगा, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सर एक बात बताओ, इतना लंबा चौड़ा काहे बता रहे हो, डायरेक्ट काहे नहीं बता देते कि 2 पाई आर एच होगा। मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया, और वो पेपर मैंने बनाया, और मैंने कहा कि किसी बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 7 है, आप ज्ञात करके बताइए कि उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पहले आप परिधि से त्रिज्या निकालोगे, परिधि से त्रिज्या निकालोगे, और फिर वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाओगे। इससे अच्छा आपको अगर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको होगा, अच्छा परिधि को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो वक्रपृष्ठ आता है, 22 को 7 से गुणा करोगे 154 बता दोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। यानी आपने क्या कहा, वक्रपृष्ठ निकालना है, तो आपने कहा कि आप आधार की परिधि, आप आधार की परिधि लिखिए, और आधार की परिधि को आप गुणा कर दीजिए किसके साथ, ऊंचाई के साथ। और क्यों गुणा कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे बन करके आएगा, h और 2 पाई आर। अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे ऐसे, तो आधार की परिधि मेरे लाल कितनी होती है 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी होती है h। तो फॉर्मूला आया 2 पाई आर और h। ये बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर समझ में आ गई है मेरी बात तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, एक भी प्रश्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं कि भैया अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। अरे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, पहले बेलनवा जरा उठाओ जरा ध्यान से, ये आ गया बेलन। अब इस बेलन का ये वक्रपृष्ठ, और इसमें ये आधार का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें वक्रपृष्ठ के साथ साथ आधारों को जोड़ दो, और आधार कितने हैं 2, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो आप सोचो कि आपको वक्रपृष्ठ पता होगा तो आप उससे संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हो। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और h। सर एक बात बताओ, ये क्यों समझा रहे हो, क्योंकि मान लो कि हम आपसे एक सवाल पूछें कि आपके पास एक पानी का ग्लास है, उसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। अब मैं बताऊं, ना ऊपर का लगेगा ना नीचे का लगेगा। अब इसमें क्या लगेगा, ध्यान से सुनो। पानी का ग्लास कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा होता है, और ऊपर से ये खाली होता है, यहां पे कुछ नहीं होता।
तो आप इसके वक्रपृष्ठ में आधार केवल एक बार जोड़ोगे। समझ गए? इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधार का क्षेत्रफल यानी कि 2 लिखेंगे और उसके बाद ये पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कॉमन है 2 पाई और आर, इसके बाद अंदर बचेगा h और यहां से बचेगा एक बार r। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं आयतन की। आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? जब हम 6 क्लास में थे तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यानी जब क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आयतन पता चलता है। और मेरे प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल तो हमको पता है, आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई हमको भी पता है। आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई हो गई h। यानी आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया, ये बन गया बेलन के आयतन का फॉर्मूला। बोलिए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बताना। हो गया ना? समझ गए? तो ये आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर h। ओके, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लिख रहे हैं यस सर, समझ में आ रहा है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब बेलन के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो आता है हमारे पास वो आता है शंकु। और ध्यान से पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बर्थडे वाली कैप किधर चली गई। मुझे लगता है कि इस रूम से हटा दी गई है। आई विल ट्राई। नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, अपन कैप बना लेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ना शंकु, ऐसे ही तो होता है शंकु, ऐसे, ये इतना ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से होता है ना। इसमें जो ये वाला क्षेत्रफल होता है, जो आप ये वाला क्षेत्रफल देखते हो, इसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ। और ये उस पे आधार का क्षेत्रफल, और इसका आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और इसमें जो ये सीधी वाली ऊंचाई होती है इसको लंबवृत्तीय ऊंचाई बोलते हैं, और ये वाली जो ऊंचाई होती है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो अभी पूरी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, अभी पूरी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, चौथा जो हमारे पास आया वो क्या आया? वो आया बेटा क्या? शंकु। और शंकु को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कोन। शंकु को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? कोन। चित्र कैसे बनेगा वही इंपॉर्टेंट है, ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना कैसे बन रहा है चित्र। मेन है हमारा चित्र, चित्र का ही सारा खेल है। ठीक है, चित्र का ही सारा खेल है और चित्र के बदौलत ही इसको पूरा समझा जा सकता है। ये आ गया हमारे पास क्या? शंकु अर्थात कोन। मेरे प्यारे लाल, जो ये वाली लंबाई आपको दिख रही, ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? L से। अंग्रेजी भाषा में इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। उसके बाद जो ये वाली ऊंचाई आपको दिख रही है, ये वाली यहां से जो बिल्कुल सीधी होती है, ये जो ऊंचाई दिख रही है इसको H से लिखा जाता है, इसको H से लिखा जाता है। और मेरे प्यारे लाल, इसमें कहीं पर क्या होगा? त्रिज्या भी होगी। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। इसको हम R से लिखेंगे। अब आपसे एक सवाल करें, आप मुझे बताओ कि L, H और R के बीच में कोई संबंध निकाला जा सकता है? यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई में, इसकी लंबवृत्तीय ऊंचाई में और इसकी त्रिज्या में कोई संबंध हो सकता है क्या? अरे हो सकता है। क्या? कि L, H व R में कोई संबंध हो सकता है क्या?
हो सकता है भैया? क्या संबंध हो सकता है? देखो ध्यान से, क्या संबंध हो सकता है कि भैया पहली बात तो ये तीनों मिलाकर के एक त्रिभुज बना रहे हैं सर, और ये देखो सर एच है, और सर ये एल है, और सर ये आर है, और सर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और सर पाइथागोरस बाबा इसमें लग सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, और सर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये जो 90 के सामने वो तो एल है, और एल क्या है सर? कर्ण है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस जानते हैं लंब का स्क्वायर, प्लस जानते हैं लंब का स्क्वायर। और सर आधार कर्ण तो एल है, एल स्क्वायर, आधार तो सर आर है, तो ये आ गया आर स्क्वायर, और सर ये तो है हमारे पास एच। यानी कि एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। एल एच और आर में संबंध। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, है ना। पीछे का एक बार हम बता देते हैं। वक्र पृष्ठ आ गया 2 पाई आर एच, ये आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। एक बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, वो किसी चैनल वाला है, कोई चैनल वाला है, कोई बदतमीजी कर रहा है, और उनका अभी हम नाम ले लें तो वो खुश हो जाएंगे। तो वो लगातार एक चीज लिखते जा रहे हैं, सर पहले वाला गलत था, पहले वाला गलत था। तो भाई एक गाना इस समय पर वायरल है, यही वाला लूंगा, यही वाला लूंगा, यही वाला लूंगा, ऐसे करके गाना भी आजकल वायरल है। तो मैंने भी कहा कि इसी को ब्लॉक करेंगे, इसी को ब्लॉक करेंगे, इसी को ब्लॉक करेंगे, तुरंत उनका सफाया कर दिया। क्या कर सकते हैं, है ना। खुद तो प्रॉब्लम कर ही रहे हैं, दूसरे के साथ भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं सारे फॉर्मूले भैया। 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर a क्यूब 12a। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2lb प्लस एच, करेक्ट, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, ये भी करेक्ट है, और lbh ये भी करेक्ट है। ये आ गया 2 पाई आर एच, ये आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये आ गया हमारे पास पाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, राइट। चलो, अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया जो आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। क्या करना है? याद रखना। ये फॉर्मूला मेरे लाल याद रखना। अब आता है सबसे पहला फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर और एल। यह आपको डायरेक्ट ही लर्न करके रखना पड़ेगा। फिर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला आता है शंकु का, वो आता है मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ जानते हो आप लोग? क्या जानते हो कि ये अगर आधार है, ये अगर आधार है तो आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम लोग वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ते हैं? वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ते हैं? आधार का क्षेत्रफल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं वक्र पृष्ठ में? आधार का क्षेत्रफल जोड़ते हैं। और वक्र पृष्ठ कितना है? 2 है, पाई है, ओ पाई है, आर है और एल है, और आधार का है पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसमें से पाई और आर को कॉमन लिया, अंदर बचेगा एल प्लस आर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। समझ गए? एक बार फटाफट से बताना। वेरी गुड, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। साहिद, सुधीर, आयुष, श्वेता, इच्छाधारी नागिन का भटकता नाग, वो वृद्धौदा। कैसे कैसे नाम लिखते यार तुम लोग। हाँ सर, कभी कभी हमारा भी नाम ले लिया करो। नयन देश, वेरी गुड। शहबाज अली, अंशु, दुबे जी, अंश, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर आता है हमारे पास आयतन। अब यहां पर एक हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा और इसको आप लोग ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक बेलन है। एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए कि हमारे पास एक बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई हमारे पास h है और इसकी त्रिज्या हमारे पास r है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक शंकु है, उल्टा है, सीधा है, कैसा भी है। ये मान लीजिए ये हमारे पास एक शंकु है तो शंकु ना। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है
और इसकी त्रिज्या भी r है, यानी इसकी त्रिज्या बराबर, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर। अगर ऐसा हो जाए तो एक बात याद रखिएगा, आपने इसको पानी से पूरा भरा, उठा के इसमें डाला, फिर आपने भरा, फिर उठा के डाला, फिर भरा, फिर उठा के डाला, 3 बार में ये बर्तन पूरा भर जाएगा। इस बात से ये पता चलता है कि अगर आप सभी लोग बेलन के आयतन को ज्ञात करना चाहें, तो शंकु के आयतन को 3 बार गुणा करिए और बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये चीज हम लोगों ने सीख ली कि 3 बार में ये बर्तन भरेगा अगर ये एक्सपेरिमेंट हम करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शंकु का आयतन निकालूं तो मैं ये करूंगा कि बेलन का आयतन लिखूंगा। अब ये प्रश्न आता है पेपर में, कैसे आएगा मैं तुरंत बताता हूं। बेलन के आयतन को अगर मैं ये 3 नीचे ले आऊं और यहां लिख दूं मैं शंकु का आयतन, यहां क्या लिख दूं, यहां लिख दूं मैं शंकु का आयतन। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बोर्ड पेपर में आता है एक प्रश्न पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि किसी बेलन का आयतन 54 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा? जल्दी बताइए कि यदि किसी बेलन का आयतन 54 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा? आपको बेलन का आयतन पता है, 3 से भाग कर दीजिए, शंकु का पता हो जाएगा, यानी 54/3। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 2 नंबर का, और बच्चा भटक जाता है, कहता है अरे यार बेलन के आयतन से मैं क्या ही ज्ञात करूं। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कहीं पर समझाया नहीं गया है, किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, ये बात ध्यान रखे, समझे? तो मुझे क्या बताया गया कि भैया अगर बेलन का आयतन पता है, अगर बेलन का आयतन पता है और बेलन का आयतन होता है पाई r²h, इसको 3 से भाग कर दो, तो 3 यहां लिखो या चाहो तो 3 यहां लगा दो, कोई समस्या? 1/3 पाई r²h, ये आ गया हमारे पास शंकु का आयतन। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट को कोई समस्या होगी, आराम से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शंकु हो गया, बेलन हो गया। अब अगला जो हमारे पास है वो है मेरे प्यारे बच्चों क्या? अब है गोला। क्या है? अब अगला जो 5वां है वो 5वां है बेटा क्या? गोला। और गोले को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? गोले को बोलते हैं स्फेयर। गोले को क्या बोला जाता है? गोले को कहा जाता है स्फेयर, यानी कि SPHERE। ये आ गया स्फेयर, ये आ गया स्फेयर। और गोला, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि बता दो गोला और वृत्त में क्या अंतर है? सर गोला और वृत्त में क्या अंतर है? गोला आप हाथ में ले सकते हो, वृत्त को आप हाथ में नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे सर ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? आपने एक क्या किया, एक डिवाइस बना ली, बिल्कुल जैसे पहले कैसेट आती थी वैसे, वो जो सिक्का जैसा है। सर मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का लिया हाथ में, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिक्का किस आकृति का होता है? क्या वो वृत्ताकार होता है, या फिर वो गोलाकार होता है, या फिर शंक्वाकार होता है, या फिर बेलनाकार होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, फिर मैं अभी आपको जवाब दूंगा इसका। बताइए सिक्का किस आकार का होता है? वीडियो को रोकिए और फटाफट से बताइए सिक्का किस आकार का होता है, जल्दी बताओ। अब मैं गोले और वृत्त में अंतर बताऊं। गोला एक 2D आकृति नहीं है, गोला एक 3D आकृति है, यानी उसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और जबकि वृत्त होता है 2D, यानी वो 2D शेप है, उसको सिर्फ आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। आगे मेरी बात सुने। हाँ अब बताता हूं, सिक्का एक बेलनाकार आकृति होती है। कभी सोच के देखो, इमेजिन करिए कि ये आपका सिक्का है, इमेजिन करिए कि ये आपका सिक्का है। अब ये अगर सिक्का है तो ऊपर वृत्ताकार है और कुछ ऊंचाई भी तो होगी उसकी, तो ये फिर कैसा हो गया? सिक्का बेलनाकार होता है, वृत्ताकार नहीं होता।
अब किसी से सवाल पूछना, वो बोले मुझे मैथ बहुत आती है, तो पूछना सिक्का किस शेप में होता है। सिक्का बेलनाकार होता है, वृत्ताकार नहीं होता मेरे लाल। ठीक है, आगे मेरी बात समझें। तो गोला, चलिए भाई गोला समझना शुरू करते हैं। तो गोले में मान लीजिए मेरे लाल, ये गोले की त्रिज्या है। तो सबसे पहली चीज, गोले को अगर आप जमीन पे ऐसे लुढ़का दोगे तो उसका हर हिस्सा जमीन को टच करेगा, इसलिए इसका कोई वक्र प्रश्न नहीं होता, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ न लिख करके हम उसको सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, यानी गोले में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसमें एच नहीं होता। गोला देख लिया। गोले के बाद आता है हमारे पास अर्धगोला। गोले के बाद आता है हमारे पास अर्धगोला, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होता है? इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हेमी स्फीयर। अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है हेमी स्फीयर। देखिए अर्धगोला यानी कि आप ऐसे बनाओगे, एक गोले को काट दोगे, एक गोले को 2 हिस्सों में काट दीजिए, उसको हम लोग बोलेंगे अर्धगोला। एक गोले को 2 हिस्सों में काट दीजिए। तो इसको बोलेंगे अर्धगोला। ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, आर हो गई। अगर ये त्रिज्या तो ये भी इसकी क्या है? ये भी इसकी त्रिज्या ही है। समझ गए? ये भी क्या है? ये भी इसकी त्रिज्या ही है। तो गोले में वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। गोले को अगर मान लीजिए मैं अर्धगोले को ऐसे पकड़ा हूं मैं, और अगर इस अर्धगोले को मैं ऐसे पकड़ा हूं तो जितना हिस्सा मैं पकड़े हूं ये इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि जितना हिस्सा मैं अभी यहां पे कलर करने जा रहा हूं ये इसका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। और अगर मैं इसको रेड वाले को देखूं तो ये रेड वाला क्या कहलाएगा? रेड और ब्लू दोनों मिला करके संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, अगर आप एक गोले को ऐसे काट दो तो उसके ऊपर की जो सरफेस बन करके आएगी वो कैसी बन के आएगी? वृत्ताकार। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये, तो ये एक वृत्ताकार हिस्सा दिखेगा, एक वृत्ताकार दिखेगा हिस्सा। तो इसका अगर मैं बोलूं कि भैया इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो जो ब्लू कलर वाला हिस्सा दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे अगर, तो इसका आधा हो जाएगा। यानी कि आप 4 की जगह पे 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए इसका, 4 का 2 कर दीजिए। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी संपूर्ण पृष्ठ, तो आप उसमें लाल वाले हिस्से का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि आप 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल और जोड़ दो लाल वाले का, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। इसके बाद आता है आयतन। अगर आपको गोले का आयतन पता है तो आप अर्धगोले का निकाल सकते हो। बस आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 की जगह पे सिर्फ आपको 2 करना है। आपका आंसर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुए हमारे फॉर्मूले। मैं एक बार स्टार्टिंग से सारे फॉर्मूले दिखा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं सारे फॉर्मूले आपको दिखा देता हूं, आप शुरू से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज। 6 पेज आप लोगों को यहां पे दिख रहे हैं, इन 6 पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। अब आते हैं सीधे पहले प्रश्न पर, जो कि लिखा है 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यह प्रश्न 2 नंबर का हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और यह प्रश्न पूछा गया है 2000
2022 के पेपर में, 2023 के पेपर में, 2024 के पेपर में लगातार ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि दो घन हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दो घन हैं और जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनके फलक को मिला दिया जाता है और एक घनाभ बनाया जाता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक ये घन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक घन है, जैसा मैं आपको यहाँ पे अभी चित्र में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक घन है और इस घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी प्रकार से एक दूसरा और भी घन है, दो घन हो गए। इन दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया गया। क्या बनाया गया? इन दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बना दिया गया। कैसे घनाभ बनाया गया था? इधर देखो, देखो प्रश्न रटो मत, समझने की कोशिश करो। इन दोनों को मिला करके एक घनाभ बनाया गया, ऐसे एक घनाभ बना दिया गया। और अब ध्यान से समझना, ये इसमें दो घन हम तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, ताकि आपको जानकारी रहे कि ये देखो दो घनों को तोड़ करके, एक ये घन एक दूसरा घन, इनको तोड़ करके घनाभ बना दिया गया। कैसे बनाया गया? देखो ध्यान से, मान लीजिए एक ये घन है और मान लीजिए एक ये घन है। इन दोनों को आपस में हम, अभी सबकी भुजा ए है, मैं अगर इसको मिला दूं ऐसे, अब ये क्या बनके तैयार हो गया? ये बनके तैयार हो गया घनाभ। अब अगर ये बनके घनाभ तैयार हो गया तो मेरे लाल जरा गौर से देखना, इसकी सिर्फ लंबाई बदली, बाकी चौड़ाई अभी भी उतनी ही है, ऊंचाई अभी भी उतनी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना तो चौड़ाई बदली ना तो ऊंचाई बदली, सिर्फ बदली क्या? लंबाई। और लंबाई इसकी कितनी हो गई? इसकी a के डबल हो गई, यानी लंबाई हो गई l बराबर 2a, बाकी ऊंचाई b बराबर a ही है, यानी घन की भुजा के बराबर ही है। यानी इस पूरे प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाते हैं, उस केस में हमारे पास दो घन की दो भुजाओं को जोड़ने के बाद घनाभ की L प्राप्त होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें लिखना है हल, और हमें दे रखा है घन का आयतन, तो हमने लिखा घन का आयतन। हमने फटाफट से क्या लिखा? घन का आयतन। और घन का आयतन हमें कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन होता है a क्यूब। इस 64 को हम तोड़ देंगे। अभी कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार में लिखा जाएगा? ये 6 बार में, और ये आ गया a क्यूब। तो अगर आप इस क्यूब को उधर ले जाओगे तो एक चिन्ह लगेगा जिसको कहा जाता है क्यूब रूट, यानी इसको घनमूल कहेंगे। छोटा सा 3 यहाँ पे आ जाएगा, छुप जाएगा। क्यों छुपेगा? अगर यहाँ 2 होता तो उसको वर्गमूल बोलते हैं, अगर इधर 3 है तो उधर जाएगा तो घनमूल बोलेंगे। अब इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है? हमें मेरी नजर एक चैट पे पड़ती है और इनको थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करता हूं। अब मेरे पास क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें क्या है? जब वर्गमूल होता है तो 2 2 का जोड़ा बनता है। जब 3 उधर ये 3 की वजह से उधर ये घनमूल लगा है तो 3 3 का त्रिक बनेगा, यानी कि इधर 3 इधर 3, और ये बाहर आ गया 2 एक बार बाहर आया, इधर से एक बार बाहर आया, यानी एक जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई 4 सेंटीमीटर। ये एक की वैल्यू निकल करके आई। ये किसकी वैल्यू निकल करके आई? ये एक की वैल्यू निकल करके आई। और कितनी निकल करके आई? 4 सेंटीमीटर निकल करके आई। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। आराम से ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे हमने 4 सेंटीमीटर निकाला है।
आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है घनाभ। घनाभ के लिए एल का मान यानी कि लंबाई। घनाभ के लिए अगर आप लंबाई निकालोगे अर्थात आप एल निकालोगे तो देखो जरा ध्यान से, वो 2a के बराबर है। यानी आप देखो यहां पर ये a आ गया और यहां पर भी a आ गया, है ना, समझ में आ रही बात। और ये a और a मिलाकर के लंबाई हो गई, यानी 2a अर्थात 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई b बराबर कितना आएगा, वो तो सर a के बराबर ही रहेगा यानी 4 सेंटीमीटर। और सर इसका h बराबर क्या होगा, h बराबर रहेगा a अर्थात ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि बताइए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा और लिखा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2LB प्लस में BH और प्लस में HL। हमने 2 लिखा, L की वैल्यू कितनी लिखी मेरे प्यारे बच्चों, 4 नहीं है 8 है, 8 × 4, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 गुणे में 8। सॉल्व किया इसको, 2 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ दिया, आ गया मेरे प्यारे बच्चों 80, गुणा करने पे आ गया 160। और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? सर प्लीज मेरी सहायता कीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मुझे क्लासेस बोरिंग लगती हैं। वेरी गुड, तो बेटा आप एक काम करो, अगर आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको क्लासेस बोरिंग लगती हैं तो आप एक दिन अपने आप को आंखें बंद करके ऐसा आप सोचो, मेरी बात गौर से सुनना, जिन बच्चों को पढ़ाई बोरिंग लगती है वो सिर्फ एक काम करें, अपनी आंखों को बंद करें और एक ख्वाब की ओर अपने आप को ले चलें। फिर से सुनाता हूं, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मुझे क्लासेस बोरिंग लगती हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ध्यान से सुने। अपने आप की आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपने आप को एक ख्वाब की तरफ ले चलिए और ख्वाब ये देखिए कि मैं फावड़ा चला रहा हूं, भयंकर गर्मी है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक ख्वाब ये कि भैया भयंकर गर्मी हो रही है, एक ख्वाब ये कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और उस बारिश में भी मैं ईंट पत्थर ढो ढो करके एक मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि दूसरे का है, अर्थात मैं मजदूरी कर रहा हूं। ख्वाब ये दर्शाइए कि मैं अपने आप को एक ऑटो चालक के तरीके से एक टैक्सी चालक हूं मैं और पसीने को पोंछ रहा हूं, सर पे दुपट्टा, हमने दुपट्टा बांध रखा है भैया। आप ऐसा इमेजिन करो, ऐसे ख्वाब देखो। और फिर उसके बाद एक ख्वाब आप ये भी देखो, मेरी बात गौर से सुनना, एक ख्वाब आप ये भी देखो कि मैं एक पंचर की दुकान पे साइकिल का पंचर बना रहा हूं। एक ख्वाब आप ये भी देखो, एक ख्वाब आप ये भी देखो कि मैं एक बड़े से दफ्तर में जाता हूं, अपनी बात रखता हूं लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बस अंदर से ऐसा मोटिवेशन जागेगा कि आपकी जो पढ़ाई होगी ना वो तुरंत चालू हो जाएगी। अब आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्यों है। हाँ, समझ गए? चलो आगे चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक कोई खोखला बर्तन है जो कि एक अर्धगोले के आकार का है। क्या यहां तक क्लियर हुआ कि भैया एक बर्तन है और जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। एक बर्तन है जो कि मेरे प्यारे बच्चों एक अर्धगोले के आकार का है, तो बेटा मैंने ऐसे बनाया अर्धगोला। फिर कह रहे हैं इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, तो हमने इसके ऊपर एक बेलन रख दिया ऐसे, इसके ऊपर हम लोगों ने एक बेलन रख दिया ऐसे। बोलो यहां तक समझ में आया? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी इस अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास क्या होगा? व्यास होगा यहां से लेकर के यहां तक, और त्रिज्या होगी ये, इसकी ऊंचाई होगी बेलन की ये, और इसकी ये भी क्या होगी?
ये भी तो आर ही होगी, क्योंकि ये भी तो आर ही होती है, तो ये भी क्या होगी, आर ही होगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेस इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक ये 13 सेंटीमीटर है। ये कितना है बेटा, 13 सेंटीमीटर है। अब मुझे कहा जा रहा है कि भैया आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ना तो कुल बोला, ना तो वक्रपृष्ठ बोला, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, राइट, कैसे सॉल्व करें, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे कि भैया हमें एक बेलन दिया गया है, क्या दिया गया है, बेलन, और एक हमें क्या दिया गया है, एक दिया गया है अर्धगोला। एक बेलन है और क्या दिया गया है बेटा, एक अर्धगोला दिया गया। बेलन की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, इन्होंने कहा व्यास 14 है अर्धगोले का, तो जो व्यास अर्धगोले का होगा वही तो होगा उसका, दोनों का बराबर होगा। यानी कि 14 को आप 2 से डिवाइड करो, क्योंकि व्यास को 2 से डिवाइड करने पर ही त्रिज्या निकलती है, यानी आर का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। इधर भी आर का मान क्या आएगा, 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान इधर भी 7 सेंटीमीटर ही आएगा, दोनों में बराबर आएगा। फिर आता है इसका एच, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 13। इस 13 में अगर मैं ये आर घटा दूं तो ये वाला एच पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी आर है तो ये भी आर ही होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि इस 13 में से आप आर को घटा दो, क्योंकि अगर आर इधर लाओगे तो एच प्लस आर होगा, और एच और प्लस आर मिलाकर के 13 है। तो इसका मतलब कि आप 13 में से 7 घटा दो, 13 में 7 चले गए 6 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको हल करना है और क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा बेटा अर्धगोला, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ कि आपने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा ये तो खोखला है, अगर मैं हाथ डालूंगा तो इसमें यहां पर तो मुझे खाली दिखेगा ना, तो मुझे सिर्फ इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है इतने का, तो वो तो हो गया 2πr²। और अब इसका जो बेलन का ये वाला क्षेत्रफल है ये 2πrh होगा, है ना। आ गई बात समझ में, आगे चलें। अब ये आ गया हमारे पास 2 हो गया कॉमन, पाई हो गया कॉमन, आर हो गया कॉमन, अंदर बचेगा एक बार आर और एक बार बचेगा हमारे पास एच। अब वैल्यू पुट कर दो, हमें क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है। तो हमने लिखा 2, पाई की वैल्यू को रखना है 22/7, और फिर उसके बाद एच, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू भी है हमारे पास 7, और फिर ये आ गया एच, आर की वैल्यू 7, और ये आ गया हमारे पास 6। हमने क्या किया, 7 से 7 को काट दिया, अब आ गया 22 दूना 44, और यहां से आ गया जोड़ने के बाद 13, 13 गुणे 44 करते हैं, 13 चौको 52, हासिल हुए 5, फिर 13 चौको 52 और 52 और 5 जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई। आर्यन गुप्ता का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। रुमाना का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। और कोई आंसर नहीं कर रहा। शिवा राजपूत का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। गौरव का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। और यंसु कोहली का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। और राधा कृष्ण का आंसर करेक्ट है, गुड। इतने बच्चों का आंसर करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया। आ गई बात समझ में इतनी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी एक ठोस है जो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु
के खड़े के आकार का, मतलब अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है बेटा, क्या खड़ा है? अर्धगोला, और उसके ऊपर क्या है? शंकु खड़ा है, और उसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। यानी अगर आपको ये दिया हो कि भैया एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आर कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। हमने कितना लिख दिया? 1 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? एक शंकु हो गया, और शंकु की जो आर है ना वो कितनी है? वो भी है 1 सेंटीमीटर, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या आ गया? इन्होंने कहा शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जो शंकु की ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के बराबर है, यानी वो भी 1 सेंटीमीटर है। हमसे कहा जा रहा है कि आप इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में ज्ञात कीजिए? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जो इससे बनकर के तैयार होगा वो होगा ठोस, और उस ठोस का आयतन अगर हम लोगों को ज्ञात करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे शंकु का आयतन, या आप अर्धगोला भी पहले लिख सकते हो, शंकु का आयतन, और प्लस लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अब आप मुझे बताओ कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। और अर्धगोले का क्या होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू रखा जाए, है ना। तो अभी देखो 1/3 पाई को तो पाई रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा आप आंसर पाई के पदों में ज्ञात करना, यानी पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर गुणे में 1, फिर आ गया 2/3, और ये आ गया पाई। इसमें भी क्या लिखेंगे? 1 की घात 3। अच्छा, 1 की घात कितनी भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही रहता आंसर। यानी यहां से आएगा पाई/3 और यहां से आएगा 2 पाई/3, यानी इधर से आया हमारे पास पाई/3 और ये आ गया 2 पाई/3। अगर हम इनको जोड़ दें तो आंसर कितना आएगा? 3 हो गया एलसीएम, और पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई, पाई और 2 पाई जोड़ के आ गया 3 पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 3 मेरे बच्चों क्या होगा? कट जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा पाई, और सब कुछ सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, है ना। आ गई मेरी बात समझ में? कालू सिंह, हिमांशी, जसवंत, वेरी गुड, लक्ष्य, कश्यप, काजल चौहान, बहुत बढ़िया। इतने बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, वेरी गुड। शहबाज अली, दीप चंद्र, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। समझ गए? दिव्यांशी मैम आपकी कौन है? दिव्यांशी मैम हमारी सिस्टर हैं, ठीक है। समझ गए? तो यहां तक क्लियर हो गया ना आंसर। आगे चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि एक, पानी दे दीजिए थोड़ा, एक कलमदान घनाभ के आकार का है और वो एक लकड़ी से बना है। एक घनाभ के आकार का कलमदान है, यानी इमेजिन करो कि आपका एक कलमदान अर्थात एक आपके पास बॉक्स है जो ऐसे है, इस शेप का है, घनाभ के आकार का, जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये दे रखी है। फिर उन्होंने कहा इसमें 4 गड्ढे बने हैं, चारों शंक्वाकार है। तो देखो इसमें एक गड्ढा ऐसे बना दो, दूसरा बना दो, तीसरा बना दो, चौथा बना दो, और फिर बोला कि भैया इनका आयतन बताओ। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप घनाभ का आयतन निकाल लो, फिर चारों गड्ढों का आयतन निकाल लो जो कि शंक्वाकार हैं, दोनों को एक घनाभ के आयतन से गड्ढे के आयतन को घटा दो, आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। आप कलमदान में जो लकड़ी होगी उसका आयतन निकाल लोगे। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। पहले चित्र बनाते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक घनाभ, और इसमें कुछ गड्ढे बने हुए हैं, और वो गड्ढे कैसे हैं? शंक्वाकार हैं।
इस तरीके से। ऐसे गड्ढे बने हैं, समझ गए। अब यहां पे हमको बोला गया है कि देखो जरा ध्यान से कि हमारे पास एक घनाभ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि देखो इसमें क्या दिया गया है। क्या दिया गया है कि भैया एक घनाभ है और इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई। कैसे दी गई? ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। एच आ गया। फिर उन्होंने कहा जो गड्ढा है वो शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इसमें एच आया है ना, तो हम इसको इधर भी एच लिखेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर एक जैसे मतलब हो जाएंगे, अलग अलग दिखाना है। तो शंकु के लिए हम कैपिटल आर लिख लेते हैं ताकि अलग अलग दिखे, कैपिटल एच कैपिटल आर। क्या दिक्कत है? तो इन्होंने कहा त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और फिर इन्होंने कहा कि इसकी गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। हमने लिख लिया। हमसे पूछा गया है कि आप लकड़ी का आयतन बता दो, यानी कलमदान में जो लकड़ी है उसका आयतन बता दो। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि देखो भैया घनाभ का आयतन है और उस घनाभ के आयतन में हम 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे क्योंकि 4 ही तो गड्ढे हैं। 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे। ऐसा ही तो करेंगे बेटा, समझ गए? ऐसा ही तो करेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। वैल्यू रख दो। लंबाई कितनी है? दे रखी है इन्होंने 15, फिर ये 10 और फिर 3.5, फिर 4/3 कर लो इसको। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर की वैल्यू कितनी दे रखी है वो भी हमें लिखना पड़ेगा ना, 0.5, 2 बार लिखना पड़ेगा। 0.5 0.5। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 1.4। ऐसे लिखेंगे। और कल शाम को 7 बजे आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम आ रही हैं लेकर के इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल पेपर। तो आप लोग कल शाम को 7 बजे लाइव देखना ना भूलें, ठीक है? पॉइंट हटा करके हमने एक 0 बढ़ा दिया, 10 से 10 काट दिया। फिर इधर भी पॉइंट हटा करके एक 0 बढ़ाया, इधर भी पॉइंट हटा करके एक 0 बढ़ाया, इधर भी पॉइंट हटा करके एक 0 बढ़ाया। अब देखिए क्या करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 से 2 कट गया। और कुछ कटेगा? अब नोट कर लेते हैं, है ना, ज्यादा काटा पीटी नहीं करते हैं। देखो ध्यान से, ये बचा 35 गुणे 15, यानी कि 15 गुणे 35। इधर देखो, ये आ गया 4/3, 4/3। फिर हो गया 22। अब देखो 4/3, फिर आ गया 22, 7 तो खत्म। इधर से आया 2, नीचे 2 देखो ऊपर पहले लिखो 4 गुणे 22। और कुछ बचा? ऊपर तो सब खत्म ना। फिर नीचे क्या हो गया? 3 और गुणे 2 और गुणे 10, यानी 3 गुणे 2 गुणे 10। 3 तो लिख लिया, 2 गुणे 10 लिखना है, 2 गुणे 10 लिखना है। तो 22 फिर 2 गुणे 10, ये तो लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, 2 एकम 2 और ये आ गया 11, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, यानी इधर हमारे पास 35 गुणे 15। तो 15 पचे 75, हासिल हुए 7 और 15 तिया 45, 7 हो गए हमारे पास 52, 525। 11 दूना 22 और नीचे आ गया 15, है ना। आप 22 को 15 से डिवाइड कर दो। तो देखो ध्यान से समझना, 15 एकम 15, 1 आया, बचेंगे कितने? 7। दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे। 15 छक्का 15 चौको 60, 4 बार में जाएगा तो 15 चौको 60, ये कितना आ गया? 10, 1 0 और 15 छक्का 90, 90 आ गया।
फिर उसके बाद फिर ये आएगा, तो बार बार यही आता रहेगा, यानी 1.4666 आता रहेगा। मैं इसको लिख लूंगा 1.47 ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? और इसको लिख दूंगा मैं 525। घटा देते हैं, देखो 525 में हम घटाएंगे 525.00, 1.47 घटाएंगे, तो इस 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 9 में 4 गए, कितने बचेंगे 5, है ना? और फिर यहां से बचेगा 4, 4 में 1 गया तो ये आ गया 3, और उसके बाद ये 52, यानी 523.53 और सब सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर की घात 3। ऐसे सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसने किसने करेक्ट आंसर दिया है। यंशु कोहली, वेरी गुड। उत्तम कुमार, अभिषेक यादव, सुशीला शर्मा, बहुत बढ़िया सुशीला, पर आपका आंसर करेक्ट अभी है नहीं। और सुजीत मौर्य, वेरी गुड। और कौन है भाई? सुमंत वर्मा, बहुत बढ़िया, है ना? दीपक राजभार, शोभित सिंह, रुद्र कटारिया, क्षत्रिय सॉरी, है ना? मानस राज, फैज मलिक, वेरी गुड। और कौन है भाई? ज्ञानोदय का स्टूडेंट आदित्य। चले, तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न जो है ना, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये वाला प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर क्या आएगा। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको हमारी तरफ से एक हार्ट भी मिलेगा। लेकिन जाना मत, अभी हम कुछ आपको और एक चीज बताने वाले हैं कि अगर आपको हिंट भी देंगे इस प्रश्न में, हिंट भी ले लो। सबसे पहले एक आधार का और एक बेलन है, और बेलन है जिसकी ऊंचाई इतनी है, उसके ऊपर दूसरा बेलन है, यानी दोनों बेलनों के आयतन को निकाल कर जोड़ना या एक साथ ही जोड़ लेना। फिर जो भी आंसर आए, इन्होंने कहा था कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का आयतन द्रव्यमान इतना है, इसका द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। तो जो भी आपका आयतन आए, पहले आप जो ठोस निकल करके आए उसका आयतन निकाल लेना, यानी आप आयतन निकाल लेना, आयतन आपका आ जाएगा। फिर उस आयतन को आप गुणा कर देना, और कैसे लिखना? आप लिखना द्रव्यमान बराबर ये जो भी आपका आयतन आए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने कहा कि एक स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आप इसके लिए ये ट्रिक लगाओगे, क्या कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान ऐसे लिखोगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान जो भी आपको दिया गया है 8 ग्राम, तो आपको जो भी यहां पे आंसर आए उतने लोहे का द्रव्यमान आप 8 से उसको गुणा कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका ग्राम में आएगा। फिर उसके बाद आप चाहो तो 1000 से डिवाइड करके इसको किलोग्राम में बदल सकते हो। ठीक, जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट करके बताना, ठीक है? जो भी आंसर आए वो कमेंट करके बताना, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको हमारी तरफ से एक हार्ट भी दिया जाए। एक जानकारी और भी साथ ही साथ हम देना चाहते हैं कि आज की जो डेट है वो है 15 नवंबर, और आज से मात्र तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन 8 नवंबर से हमारे ऐप के ऊपर एक बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच का नाम है अंतिम बैच। उस बैच का नाम है क्या? अंतिम बैच। अंतिम बैच एक ऐसा बैच है जिसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पेपर होगा फरवरी में, तो फरवरी भी आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, और चाहे आपका सोशल साइंस हो, इन सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें एक कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। लेकिन अगर आपको कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ आपको ऐसे लेक्चर्स भी चाहिए
जो हमने पहले से पढ़ा रखे हो, तो आप हमारे ऐप के ऊपर जाकर के शक्ति बैच को परचेज कर सकते हो। इसको बेटा शक्ति बैच को परचेज कर सकते हो। बैच को परचेज करना है तो 8 नवंबर तक परचेज कर लीजिएगा, अन्यथा ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको ये बैच थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, अभी अंतिम बैच जो शक्ति बैच होगा, शक्ति बैच को खरीदने पर यानी शक्ति बैच को लेने पर इस बैच के अंदर जो आपका अंतिम बैच होगा वो आपका फ्री होगा। अंतिम बैच आपका फ्री होगा और शक्ति बैच में आपको पुरानी क्लासेस भी सारी मिल जाएंगी और अंतिम बैच तो मिलेगा ही साथ है। अंतिम बैच 799 का है, ऑफर के बाद 799 का है। 8 तारीख के बाद इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। फिर दूसरी बात, शक्ति बैच का प्राइस 999 है और जो हमेशा 999 ही रहेगा। अब इससे ना कम होगा ना तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसलिए बताया कि आपको सही जानकारी हमारी तरफ से हो। हम आपसे बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप इन दोनों बैच में कोई भी बैच परचेस करें या कोई बैच लें। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सुविधाएं हैं, यू कैन टेक इट। अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है तो आप मत लीजिए। हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, हमारी तरफ से ना तो आपको कभी कॉल आएगी। आपको अगर जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे कि आप नहीं ले पा रहे हो तो आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। 91 25 29 48 99। सुबह 10 से शाम को 4 बजे के बीच में आप जानकारी ले सकते हो। आप पूछ सकते हो कि भैया बैच को कैसे परचेस करें। इसके लिए हमारा एक ऐप है जिसका नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी, उसको आपको डाउनलोड करना। ठीक है, चलिए तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक आराम से समझ में आ रही होगी ये बात। अब मैं इसको मिटा देता हूं और ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। सर जी कितने लोग बैच ले चुके हैं? अगर मैं आपको जानकारी दूं तो आप ये समझ लो कि हजारों की संख्या में इस बैच को लोग ले चुके हैं और इस बैच के अंदर आपको हमारे साइंस के नोट्स मिलेंगे, मैथ के जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा वो सारे नोट्स मिलेंगे 8 तारीख से। सोशल साइंस का जो भी चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा सभी पढ़ाए जाएंगे, उसके सारे नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश में 8 तारीख से मैम की क्लासेस शुरू होंगी, नोट्स मिलेंगे। हिंदी में 8 तारीख से हमारी मैम पढ़ाएंगी, उसके नोट्स मिलेंगे। हर संडे को आपको एक टेस्ट देना होगा, लेकिन अब 8 के बाद जो संडे पड़ेगा वो तो पहला ही संडे होगा ना, तो उसमें क्या ही टेस्ट दोगे आप। तो उसके बाद से जितने संडे होंगे उसमें सारे हम लोग टेस्ट भी देंगे, है ना। आप ये मान के चलो कि टेस्ट में 8 तारीख से लेकर के एग्जाम तक कम से कम 1000 MCQs का आप टेस्ट दोगे और वो 1000 से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। सोचकर आप देखो कि आप 6 सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे और 20 नंबर का एक चैप्टर एक उसमें प्रश्न आएगा, तो 20 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 120 नंबर केवल आपको किससे मिलेंगे? MCQs से मिलेंगे पूरे आपके मार्कशीट में। और 120 के 120 पक्के करने हैं तो मेहनत तैयारी ढंग से करनी होगी, है ना। हाँ, YouTube पे डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज के लिए इतना ही। कमेंट करना मत भूलना और बताना कि ये क्लास कैसी लगी। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।